रमानाथ मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता ना था, कुछ समझ में ना आता था। कहाँ जा रहा है? जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध ना था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध ना था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, इसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधाकर उसे बहला रखा। वह कहते, अजी बीबी की कुछ फिक्र ना करो। जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की एक थैली नजर कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा! इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसाल दी गई। रमानाथ चक्कर में आ गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही ना मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक मुंह से कौड़ेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वह बहुत खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पद उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गू को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वह जालपा के पास गया था। जैसे कोई भक्त फूल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए, पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया, उसके नैवेद्य को पैरों से कुचल डाला। उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिला। आज पुलिस के विषैले वातावरण से निकलकर उसने स्वच्छ वायु पाई थी और उसकी बुद्धि सचेत हो गई थी। अब उसे अपनी पशुता अपने स्वार्थ रूप में दिखाई दी। कितनी विकराल, कितनी दानवी मूर्ति थी। वह स्वयं उसकी ओर ताकने का साहस ना कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा डाले, कोई परवाह नहीं। सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुल्जिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचेंगे कूदेंगे। शायद मुझे कच्चा ही खा जाएं। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह पे कालिक लगा दी। जालपा की वह क्रोधोन्मत्त मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं नहीं सुना और मुल्जिमों को बरी ना किया तो जालपा मेरा मुंह ना देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में ना आया, कहाँ आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए। यहाँ से तो 6-7 मील से कम ना होगा। वह उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रामानाथ चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात ना हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक है, नहीं कल हाईकोर्ट के जजों से कहूंगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृतांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ पहुंची। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रामानाथ उसी जन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया और सिर बाहर निकालकर देखा तो वही दरोगा जी। दरोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर ना चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी।
रामानाथ को ऐसा क्रोध आया कि इसकी मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई, बेहद। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे। मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बाजी ताश उड़े और जरा सरूर जमे। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोरा को बुलवा लेंगे, 2 घड़ी की बाहर रहेगी। अब आप मिसेस रामानाथ को बंगले ही पर क्यों नहीं बुला लेते? वहां उस खटिक के घर पड़ी हुई है। रामानाथ ने कहा, अभी तो मुझे एक जरूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव पाँव चला जाऊंगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहां चलना चाहें चलिए, मैं जरा भी मुखिल ना हूंगा। वही बेगम साहब। रामानाथ ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहां मुझे नहीं जाना है। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर ना रहेगी। वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रामानाथ ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोहदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूं। दरोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए। अब कभी ऐसी गुस्ताखी ना होगी। लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर ना समझें। मैं आपको किसी ऐसी जगह ना जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान ना होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फायदे का ख्याल से कह रहा हूं। रामानाथ ने ओंठ चबा कर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फायदे का इतना ख्याल ना करें। आप लोगों ने मुझे मलिया मेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं उस गुलामी से तंग आ चुका हूं। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ वह मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दरोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। जरा और आगे चलकर वह एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी ना मिला। रामानाथ कभी इस पटरी और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई आदमी निकले तो उससे पूछूं, साहब हैं या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत ना पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा? यह कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वे पूछें कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य ना थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई हैं, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रामानाथ के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत ना होता। रामानाथ आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद ना खुली। वह स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेरकर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में ना आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस ना कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रामानाथ के ऊपर तलवार चलाई। रामानाथ घबराकर उठ बैठा। देखा
तो दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दारोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमानाथ ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, ज़ाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूं, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला ना हो जाए यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसलिए फिर पहले का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाईकोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह का शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहां जो ही यह डीओ दिखावेंगे वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूं। डिप्टी, बहुत खुश हैं। वह यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। यह कहते उसने डीओ रमानाथ की तरफ बढ़ा दिया। रमानाथ ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, क्या रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूं, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की जरूरत नहीं और ना मैं नौकरी चाहता हूं। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। डिप्टी, जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है, जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूं, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता ना लगे। हलफ से कहता हूं, एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान ना समझिएगा। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सजा ना दे। मार धाड़ गाली गुफ्ता वह तो वहां की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बदतर है जेल। दारोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वह शायद इनके जान की गाहक हो रही हैं। उनसे इनकी कौड़ दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई? रमानाथ ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, वह हार यह रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुस्सी करने की जरूरत होगी। दारोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनस्सर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर ना करेंगे तो आपके पीछे ना पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहले से कहीं जटिल कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह ना कर सकता था। वह पुलिस के पंजे में कुछ इस तरह दब गया था
कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग ना दिखाई देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर आंख मारी, मानो कह रहे हों, आ गए पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाईकोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या ना लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फायदा उठावेंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सादिक आएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म ना हो जाए आप आजाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दारोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान ना हो जाए कि आप उसका जायज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दारोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद चाही, जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमानाथ एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा।